हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे यूनिट 5 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब वैसे तो ये वीडियो मेरा अभी बनाने का प्लान नहीं था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मुझे मैसेज किया कि कल यहाँ पर GTU यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, मे बी इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, तो इसीलिए आपके लिए आज ही ये वीडियो हाजिर है। और बाकी देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, ठीक है, तो ये हमारी एक काफ़ी छोटी सी यूनिट होने वाली है। अभी तक जो हमारी यूनिट 3 और 4 थी ये बहुत ही लेंदी थी, लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो जिनकी बन गई हैं, बट ये वीडियो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर ही बन जाएगी। और अगर हम लोग थोड़ा सा देखें ना, तो अगर आप लोग को याद हो तो जो थर्ड यूनिट थी, थर्ड यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग अप्रूवल। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे भी क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी थी, ये हमने जनरल पढ़ी थी, ये हमने कोई इंडिया के पर्सपेक्टिव से स्पेशली नहीं पढ़ी थी। थोड़ा बहुत हमने इंडियन पर्सपेक्टिव भी देखा था, लेकिन ज़्यादातर इसमें ना हमने FDA वाला ज़्यादा देखा था। लेकिन अब ये जो आप लोग का यूनिट 5 है, इसमें हम लोग इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने CDSCO के बारे में, जो कि हमारी क्या है, इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, FDA, तो उसी तरीके से हमारी इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, CDSCO। यही हमारी इंडिया में जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हमारा यही ऑर्गेनाइजेशन देखती है, यही पास करती है, यही हमारा अप्रूवल देती है हमारे NDA को, INDA को, ठीक है, जो भी फॉर्म वगैरह फिल होता है उन सभी का अप्रूवल हमारा यही बॉडी देती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, और ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर DCGI वगैरह को भी देखेंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने COPP के बारे में, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फाइनली हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अपने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग्स इन इंडिया। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, इंडिया हैज अ कंप्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल सिस्टम्स, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे देखिए इंडिया में, यहाँ पर देखिए हम लोग वैसे तो जनरल बिजनेस की बात कर रहे हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे अपने फार्मेसी को देखें तो इंडिया में फार्मा रिलेटेड जो भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, और जो भी हमारी दवाओं के स्टैंडर्ड है, यानी कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की हो, और जो भी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट मतलब कि ड्रग रिलेटेड जो भी हमारे बिजनेसेज हैं, तो उनको यहाँ पे गवर्न करने का काम करने के लिए हमारे इंडिया में क्या है, एक बहुत ही अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलता है, जिसको बेसिकली हमारा CDSCO हैंडल करती है। द पर्पज ऑफ, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें देखने को मिलती है, तो उसका पर्पस क्या है कि हमारा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो, कस्टमर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे जो हमारी दवा है, ठीक है, वो हमारे कस्टमर की हेल्थ से डायरेक्ट यहाँ पे रिलेट करती है। अगर एक अच्छी दवा है तो कस्टमर की हेल्थ यहाँ पे बच जाती है, और अगर एक गलत दवा है तो उसकी हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए दवाओं को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमोट फेयर ट्रेड, तो जो भी बिजनेस है वो फेयर तरीके से हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पे हमारी मेंटेन रहे, तो यही हमारे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पर्पज होता है। और बाकी इनको यहाँ पे रेगुलेट कौन करता है, हमारा CDSCO, ठीक है, जो भी ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, डायग्नोस्टिक डिवाइसेज हैं, इन सभी को हमारा इंडिया में CDSCO जो है रेगुलेट करता है। और जो हमारा CDSCO है, इसके अंदर भी CDSCO का हेड कौन होता है, भाई देखिए CDSCO क्या है, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब इसको लीड कौन करता है, कौन इसका मालिक होता है कह सकते हो, तो इसका जो हेड होता है वो होता है हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं DCGI। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज के लिए। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। बाकी अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने CDSCO के बारे में, जहाँ पे हम लोग जो है बहुत ही डिटेल में देखेंगे अपने CDSCO के बारे में, इसके जो भी बॉडीज हैं, इसके जो भी ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेज के लिए। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर में जो है ऑपरेट करती है, and functions as the primary body responsible for ensuring the safety, efficacy and quality of drugs, cosmetics। तो यहाँ पे देखो इंडिया में जितने भी ड्रग्स हैं और कॉस्मेटिक्स हैं, अगर आप लोग को याद हो तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हमने पढ़ा था अपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, तो कॉस्मेटिक्स को भी हमारा ड्रग के अंदर ही रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि कॉस्मेटिक्स भी हमारी स्किन पर अप्लाई होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर
ड्रग्स के साथ ही रेगुलेट करना होता है, जो कि हमारा सीडीएससीओ ही करता है, ठीक है। तो जो भी कॉस्मेटिक्स है, मेडिकल डिवाइसेज और ड्रग्स है, उनकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को यहाँ पे प्राइमली कौन हैंडल करता है? हमारा यही सीडीएससीओ करता है। द सीडीएससीओ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पब्लिक हेल्थ बाय रेगुलेटिंग द इंपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी दवा हमारे इंडिया में इंपोर्ट भी हो रही है, भाई इंपोर्ट होने का मतलब क्या है कि बाहर से दवा इंडिया में आ रही है, तो इंडिया में आने के बाद इंडियन पीपल ही तो उसे यूज करेंगे, तो वो दवा भी हमारी सेफ होनी चाहिए। तो जो इंपोर्ट दवा हो रही है उसको भी मैन्युफैक्चर, तो भाई मैन्युफैक्चर हो रही है वो तो इंडिया में यूज होगी ही, और जो भी दवाएं इंडिया में सेल हो रही है इन सभी को यहाँ पे रेगुलेट, यानी रेगुलेट मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, कि जो भी दवाएं हैं उनकी क्वालिटी, एफिकेसी, सेफ्टी एकदम हाई स्टैंडर्ड की हो, एंश्योरिंग दैट ओनली सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स रीच कंज्यूमर्स, ठीक है। तो यही चीज़ है कि सीडीएससीओ ही हमारा ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो भाई जो सीडीएससीओ का हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, और ये हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई इसको हेड करता है। और यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा सीडीएससीओ है इसके हमारे बहुत सारे जोनल, सब जोनल और पोर्ट ऑफिसेज भी होते हैं, जो कि हमारे कह सकते हो सीडीएससीओ का जो काम है उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं, है ना, उसमें थोड़ी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा काम को ईजी बनाते हैं। और इसके अलावा हमें जो है इसके अंदर हमारी कुछ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज भी देखने को मिलती हैं, जो भी दवा है, भाई सीडीएससीओ क्या करता है? दवाओं की क्वालिटी वगैरह को चेक करता है, सेफ्टी को चेक करता है। तो वो कैसे करेगा ना, तो हमारी लैब में ही तो करेगा। तो सीडीएससीओ के अंदर ही हमारी कुछ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज होती हैं जो कि इसी के अंडर परफॉर्म करती हैं और दवाओं की टेस्टिंग करती हैं, उसकी सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी को चेक करती हैं। तो जरूरत पड़ने पर, ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीडीएससीओ के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके नीचे कौन कौन सी बॉडी होती है, इसके ऊपर कौन सी बॉडी होती है। तो भाई देखिए सीडीएससीओ हमारा काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, तो इसके अंदर हमारे सीडीएससीओ काम करता है। अब सीडीएससीओ का जो हमारा हेड होता है वो कौन होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो देखो ये हमारे कह सकते हो सबसे हमारे इंडिया का सेंट्रल चीफ ऑफिसर होता है, एक ही होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके अंदर हमारे होते हैं डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे होते हैं, इसके नीचे होते हैं असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, और फिर उसके नीचे हमें देखने को मिलता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर, और फिर फाइनली इनके भी नीचे हमारे कुछ सपोर्टिंग स्टाफ हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें सीडीएससीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डीसीजीआई के बारे में, जो कि सीडीएससीओ के हेड होते हैं, तो हमारा डीसीजीआई क्या होता है? हमारा हेड होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और उसके बाद हमारा शी जो भी है रिस्पॉन्सिबल होता है अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। भाई देखिए सीडीएससीओ क्या करता है? हमारा न्यू ड्रग्स को अप्रूवल देता है, जैसे हमारा एनडीए हो गया, आईएनडीए फॉर्म हो गया, तो इन सभी को अप्रूव कौन करता है? सीडीएससीओ। लेकिन सीडीएससीओ के अंदर करता कौन है? तो करते तो हमारे डीसीजीआई है ना, तो यही हमारे अप्रूव करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को, लेइंग डाउन। और लेइंग डाउन का मतलब है कि यही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी स्टैंडर्ड है उनको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, डिटरमाइन करना, ठीक है। लेइंग डाउन मतलब डिटरमाइन करना, कि जो भी स्टैंडर्ड है उनको डिटरमाइन करने का काम भी हमारा यही डीसीजीआई करते हैं। उसके बाद जो भी इंडिया में जो भी दवाएं इंपोर्ट हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सेल हो रही है, मतलब इंडिया में अगर कोई भी दवा है, चाहे वो बाहर से हो चाहे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हो, उन सभी को यहाँ पे कंट्रोल करने का काम हमारा यही डीसीजीआई करते हैं अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। और बाकी हमारा सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को जो है इंश्योर करते हैं। डीसीजीआई हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और डीसीजीआई को, अच्छा डीसीजीआई के फैसलों में भी उनको एडवाइस कौन करता है? तो हमारी दो एडवाइजरी बॉडी होती हैं जो कि डीसीजीआई को एडवाइस करती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सीडीएससीओ को एडवाइस करती हैं। तो ये बॉडी कौन कौन सी है? पहली हमारी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और दूसरा हमारा होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। अब अगर आप लोग को याद हो तो इन दोनों बॉडीज को ही हमने यहाँ पे कहाँ पढ़ा था? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने जोनल ऑफिसर्स के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे सीडीएससीओ के अंदर हमारे कुछ जोनल ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जोनल ऑफिसर्स क्या करते हैं? जो भी हमारा कह सकते हो ओवरसी करते हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल देखते हैं जो भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग है, इंस्पेक्शन यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे कभी कभी जैसे अचानक से इंस्पेक्शन करना कि दवाएं कैसे बन रही हैं, सही तरीके से बन रही हैं कि नहीं कर रही है। और उसके बाद हमारे कुछ स्टेट अथॉरिटीज होती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे ड्रग लॉज को भी इंश्योर करने का काम हमारे ये जोनल ऑफिसर्स करते हैं। और ये हमारी जो भी इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, यानी जो भी दवा इंपोर्ट हो रही है, जो भी दवा एक्सपोर्ट हो रही है, उनको भी यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमारा सीडीएससीओ का जोनल ऑफिसर्स, तो गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद, इन 7 जगह पे हमें हमारा सीडीएससीओ के 6 जगहों पे सीडीएससीओ के जोनल ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सब जोनल ऑफिसर्स की बात करें, तो अब ऐसे समझो कि भाई जोनल ऑफिसर्स को भी सपोर्ट देने का काम कौन करता है, हमारा ये सब जोनल ऑफिसर्स। तो ये हमारा असिस्ट करते हैं हमारे जोनल ऑफिसर्स को, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, इंस्पेक्शन में, सैंपल कलेक्शन में, और यहाँ पे जो भी कह सकते हो जो भी चीजें हैं वो बहुत ही क्विक तेजी से हों उसमें हमारा ये सपोर्ट करते हैं। अब ये हमारा जो है बैंगलोर, वाराणसी, गोवा, जम्मू, इंदौर, गुवाहाटी और बद्दी में देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे पोर्ट और एयरपोर्ट ऑफिसर्स की बात करें, तो भाई देखो इसका नाम ही क्या है, पोर्ट और एयरपोर्ट। यानी कि देखो यहाँ पोर्ट मतलब जो हमारा कह सकते हो समुद्री पोर्ट हो गया, और एयरपोर्ट मतलब जो हवाई जहाज हो गया। तो दोनों ही रूट से, चाहे हमारा एयरवे हो चाहे हमारा जो है सी रूट हो, अगर कोई दवा हमारी इंडिया में इंपोर्ट करी जा रही है, ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी है, सेफ्टी है, उसको इंश्योर करने के लिए हमारे कुछ पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑफिसर्स भी होते हैं। मतलब कि ये कह सकते हो उन्हीं एयरपोर्ट या फिर जो है हमारे पोर्ट के पास लोकेटेड होते हैं जहां पे हमारी दवाइयां इंपोर्ट होती हैं। तो उनको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये जो है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोचीन, इंदौर, तो इन सभी जगह हमें जो है देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने CDSCO लैबोरेटरीज के बारे में, तो ये हमारी कुछ जो है लैबोरेटरीज होती हैं जो कि हमारा क्या करती हैं, ड्रग सैंपल्स की क्वालिटी, प्योरिटी एंड सेफ्टी को एनालाइज और टेस्ट करती हैं, और ये हमारा CDSCO को टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे इंडिया में जो है हमें कौन कौन सी CDSCO की लैबोरेटरीज देखने को मिलती हैं, तो पहला हमारा कोलकाता में देखने को मिलता है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। फिर हमारी आ जाती है सेंट्रल ड्रग एंड टेस्टिंग लैबोरेटरी जो कि हमारी चेन्नई में, फिर हैदराबाद, मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और कसौली। तो इन सभी जगह हमारी सेंट्रल ड्रग और रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी देखने को मिलती है जो कि CDSCO के अंडर ऑपरेट करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने CDSCO के फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शंस क्या होता है, जो भी हमारी न्यू ड्रग्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उनका अप्रूवल कौन देता है, हमारा CDSCO ही देता है। क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल कैसे मिलता है, IND फॉर्म के थ्रू, और जो हमारी न्यू ड्रग्स हैं उनका फाइनल अप्रूवल कैसे मिलता है, NDA फॉर्म के थ्रू। उसके बाद जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग है, ठीक है, उनका भी जो है मतलब इम्पोर्ट, यानी कोई दवा अगर हमारे इंडिया में मंगवाई जा रही है तो इम्पोर्ट का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी हमारा CDSCO प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो भी हमारे ब्लड बैंक हैं, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हैं, वैक्सीन हैं, रिकम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट हैं, और कुछ हमारे मेडिकल डिवाइसेज हैं, तो उनका भी लाइसेंस हमारा जो है यही CDSCO बॉडी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के रूल्स हैं उनका अमेंडमेंट भी हमारा CDSCO करता है। उसके बाद जो भी हमारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारा कह सकते हो सेफ नहीं है, उनको बैन करने का काम भी हमारा CDSCO करता है। टेस्ट लाइसेंस हो गया, पर्सनल लाइसेंस हो गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, NOC, तो इन सभी को भी हमारा CDSCO जो है ग्रांट करता है, और न्यू ड्रग्स की टेस्टिंग भी हमारा CDSCO देखता है। तो ये सभी हमारे CDSCO के काम होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो यही हमारा क्या करता है, पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करता है बाई प्रोटेक्टिंग जो है सब स्टैंडर्ड एंड काउंटरफीट ड्रग्स। तो जो भी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि कह सकते हो स्टैंडर्ड अच्छे लेवल की नहीं है, या फिर काउंटरफीट, यानी कि कुछ कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनके अंदर मिस ब्रांडिंग होती है, मतलब दवा में कुछ और है और ब्रांडिंग मतलब कि उसके ऊपर लेबल किसी और चीज का लगा हुआ है, या फिर उसमें कंपोजिशन थोड़ी कम है लेकिन ज्यादा दिखा दिया, तो इन सभी को भी हमारा इंश्योर करता है हमारा CDSCO। उसके बाद इनोवेशन हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गए, इन सभी को प्रमोट करने का काम भी हमारा CDSCO करता है। उसके बाद ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, तो देखो CDSCO बहुत अच्छे से जांच परख करके एक न्यू ड्रग का अप्रूवल देता है। तो CDSCO ने अगर किसी न्यू ड्रग का अप्रूवल दिया है तो फिर वो सेफ ही होगी। तो वो ड्रग अगर इंडिया के बाहर भी जाती है तो वो क्या होगा, एक कह सकते हो क्रेडिबिलिटी मिलती है, क्योंकि अगर मान लो इंडिया में से कोई ड्रग अगर बाहर एक्सपोर्ट हो रही है और बाहर जाके उसने अगर किसी भी तरह का हार्म किया तो क्या होगा, उससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी को ही हार्म होगा। लेकिन CDSCO पहले से इंश्योर करके रखती है कि कोई भी दवा अगर इंडिया में एक्सपोर्ट हो रही है तो एक्सपोर्ट पे भी हमारा CDSCO कंट्रोल करती है। तो जो भी दवा एक्सपोर्ट होती है उनको पहले ही CDSCO चेक कर लेता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को बनाए रखें। और उसके बाद रेगुलेटरी ओवरसाइट, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने का काम भी हमारा CDSCO करता है, जो भी हमारी ड्रग्स की सप्लाई चेन होती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा CDSCO के ऊपर एक डिटेल नोट हो जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक छोटे से सब टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा आ जाता है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमारा जो है स्टेट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसका नाम ही क्या है, स्टेट, मतलब कि ये स्टेट वाइज फंक्शन करती है अंडर द स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो देखो ये जो अथॉरिटी है ये हमारा जो स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, हर एक स्टेट में होता है, उसके अंडर में काम करती है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा डुअल रेगुलेटरी सिस्टम के अंडर में ऑपरेट करता है। डुअल रेगुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि पहला मेन रेगुलेशन तो हमारा CDSCO करता है, और उसके बाद दूसरा रेगुलेशन हमारा ये स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी करती है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक डुअल रेगुलेटरी सिस्टम जो है स्टेब्लिश करती हैं। अब अगर हम लोग देखें कि अपना स्टेट जो है
लाइसेंसिंग अथॉरिटी या फिर स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन हमें देखने को मिलता है? तो देखो, एक हमारा जो है लैबोरेटरी वाइज हो गया और एक हमारा कह सकते हो जो भी हमारे ड्रग कंट्रोलर वाइज हो गया। तो ड्रग कंट्रोलर में अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर हमारा ड्रग कंट्रोलर होता है, फिर हमारा डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर होता है, फिर हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, फिर हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है। और अगर लैबोरेटरी वाइज देखें तो हमारी ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज हो गई, जो कि हमारी स्टेट में ही तो लोकेटेड थी। हमने जो देखा अभी सीडीएसओ के अंदर जो भी लैबोरेटरीज थी वो किसी ना किसी स्टेट के अंदर ही थी, है ना, किसी स्टेट के किसी सिटी में। अब उसके नीचे हमारे क्या होते हैं, इन लैबोरेटरीज में हमारे कुछ गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं। अब इनके अंदर हमारे कुछ नॉर्मल एनालिस्ट भी काम करते हैं और फिर उनके नीचे हमारा सपोर्टिंग स्टाफ आ जाता है। तो ये हमारा स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करें तो जो भी ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं स्टेट के अंदर, उनको लाइसेंस देने का काम हमारा यही स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी करती है। इसका नाम ही क्या है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। मतलब कि स्टेट में जो भी ड्रग रिलेटेड बॉडीज हैं उनको लाइसेंस देने का काम हमारा ये अथॉरिटी करती है। उसके बाद हमारा जो है अप्रूवल ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन फॉर मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो जो भी ड्रग हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल भी हमारा जो है ये स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी देती है, अगर स्टेट में हो रही है। उसके बाद देखो, जो भी स्टेट है उसमें जो भी हमारी ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी के मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है। और जो भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं या फिर मार्केटेड हो रही हैं, मतलब कि उनकी मार्केटिंग हो रही है अगर उस स्टेट में, उस पार्टिकुलर स्टेट में, तो उस पार्टिकुलर स्टेट की जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वही यहाँ पे उसको मॉनिटर करती है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, तो यहाँ पे भी हमारी वही चीज़ हो गई कि जो भी हमारा लाइसेंस को प्रोवाइड करना या फिर बैन करना, ठीक है, तो रिन्यूअल करना, तो ये सारा काम हमारा यही करती है। उसके बाद प्री एंड पोस्ट लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन, तो अगर किसी भी इंडस्ट्री को या फिर किसी भी कंपनी को लाइसेंस देना है तो सबसे पहले एक प्री इंस्पेक्शन होता है लाइसेंस देने से पहले, और लाइसेंस देने के बाद भी यहाँ पे हमारा इंस्पेक्शन होता है जिसको हम लोग पोस्ट इंस्पेक्शन बोलते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि लाइसेंस मिलने के बाद पता चले कंपनी ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। और फिर जो भी सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं उनको रिकॉल करने का काम भी हमारा ये स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी करती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे देखो ये हमारा टॉपिक हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब इसको अगर देखें तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, देखो इसका नाम ही क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे मान लो कि कोई हमारी एक पार्टिकुलर यहाँ पे कोई डोजेज फॉर्म है, ठीक है, तो इस पार्टिकुलर डोजेज फॉर्म को हमारा यहाँ पे जो है ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये सर्टिफिकेट मिलने पे क्या होता है, समझ लो कि किसी भी दवा को अगर ये सर्टिफिकेट मिल गया है तो फिर वो दवा बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की होती है। मतलब फिर उस दवा को यहाँ पे पूरा ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाता है, वो किसी भी कंट्री में यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है। तो सीओपीपी क्या होता है, देखो सीओपीपी हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में। और ये हमारा देखो ये हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में इशू होता है। ध्यान से समझना, इसको WHO खुद नहीं इशू करती है बल्कि WHO के अंडर में इशू होता है। इशू कौन करता है, हर कंट्री की जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वही इशू करती है। मतलब कि इशू इसको हमारा CDSCO ही करता है, लेकिन काम किसके अंदर होता है, मतलब कि इशू अंडर में किसके करता है, वो हमारा WHO के अंडर में करता है, ठीक है। तो WHO की जो सर्टिफिकेशन स्कीम है क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को लेकर, तो उसी के अंडर में ये हमारा जो है सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाता है। यानी ये सर्टिफिकेट हमारा जिस भी दवा को मिला वो दवा हमारी काफी हाई क्वालिटी की देखने को मिलेगी। द COPPP सर्टिफाइज दैट अ पार्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑथराइज्ड फॉर सेल इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड कंप्लाइज विथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे देखिए जिसको भी COPPP मिल जाता है जिस भी प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब कि हमारा वो प्रोडक्ट यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर हुआ है GMP की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, और वो प्रोडक्ट काफी हाई क्वालिटी का हमें देखने को मिलेगा। इन इंडिया इट इज इशूड, और यहाँ पे इंडिया में इसको कौन इशू करता है, इंडिया में COPPP को हमारा CDSCO ही इशू करता है। और इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारी कुछ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज भी हैं जो कि इसके अंडर में मतलब कह सकते हो इसके साथ मिलके इस लाइसेंस को इशू करने का काम करती हैं, इस सर्टिफिकेट को। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ध्यान से समझना, अगर कोई भी दवा है, ठीक है, कोई भी ड्रग है, अगर इसको यहाँ पे आप जो है अपनी, ठीक है, अपनी कंट्री से यहाँ पे किसी फॉरेन कंट्री में अगर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो फॉरेन कंट्री है भाई उसके लिए तो ये दवा इंपोर्ट हुई ना, आपके लिए एक्सपोर्ट हुई लेकिन उसके लिए इंपोर्ट हुई। तो जो इंपोर्टिंग कंट्री यानी कि जो दवा मंगा रही है जो कंट्री, वो यहाँ पे सबसे पहले COPP ही मांगती है। मतलब कि अगर वो कोई भी दवा मंगा रही है किसी फॉरेन कंट्री से, तो वो यहाँ पे सबसे पहले इस COPP डॉक्यूमेंट को मांगती है, ठीक है। तो जब इसको ये मिल जाता है तो उसको एश्योरेंस हो जाती है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर वो मंगा रही है वो सेफ है।
तो ये इंपोर्टिंग कंट्री के थ्रू नीडेड होता है, ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रिन्यूअल है, अगर वो हमें जो है किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री में करना है। देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, नीडेड बाय इंपोर्टिंग कंट्री, लेकिन ये किस पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है कि जो कंट्री दवा को मंगा रही है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे सीओपीपीपी चाहिए होता है एक्सपोर्टिंग कंट्री से। अब अगर यहाँ पे मान लो हम लोग इंडिया से दवा भेज रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो इंडिया हो गया एक्सपोर्टिंग कंट्री और ये फॉरेन कंट्री हो गई इंपोर्टिंग, तो फिर हमें इसको सीओपीपीपी का जो है डॉक्यूमेंट देना होगा। अब वहीं पे मान लो अगर हम लोग बाहर किसी कंट्री से मंगा रहे हैं दवा, तो फिर हमें उस बाहर वाली कंट्री से सीओपीपीपी चाहिए होगा। मतलब कि ये हमारा इंपोर्टिंग कंट्री को चाहिए होता है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि दवा हमारी सही है। उसके बाद विद द स्कोप ऑफ कॉमर्शलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट कंट्री। अब अगर हमें जो है किसी दवा को, ठीक है, मान लो जैसे हम यहाँ पे इंडिया से मान लो कोई दवा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि जो भी फॉरेन कंट्री है हमारी, वहां पे हमने दवा एक्सपोर्ट करी और हम उसको यहाँ पे कॉमर्शलाइज मतलब उसका प्रमोशन भी करना चाहते हैं और उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं उस पूरे कंट्री में, तो भी हमें सीओपीपी देना होगा, ताकि हम लोग यहाँ पे इंश्योर कर सके कि जो भी दवा आपकी कंट्री में हम कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। टू एसेस द क्वालिटी, तो वही चीज है कि हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इंपोर्टेशन, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा क्वालिटी को इंश्योर करता है ये सर्टिफिकेट। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वही चीज है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि हमारा कह सकते हो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है दवा को इस सर्टिफिकेट से। उसके बाद एश्योरेंस प्रोवाइड करता है इंपोर्टिंग कंट्री को कि जो भी दवा वो मंगा रही है वो क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी बहुत अच्छी है। उसके बाद कंफर्म दैट प्रोडक्ट इज, और यहाँ पे देखो ये जो सीओपीपीपी है ये भी कंफर्म करता है कि जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जीएमपी और डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चर किया गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इंडिया में इसको इशू कौन करता है, तो इंडिया में वही चीज़ है कि जो भी इशू जो हमारे जोनल ऑफिसर्स हैं सीडीएसओ के और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, ये दोनों मिलकर साथ में मिलके हमारा इस लाइसेंस को, इस सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। और सीडीएसओ हमारा इंश्योर करता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइट है वो यहाँ पे जीएमपी गाइडलाइंस के साथ यहाँ पे कंप्लाई करें, ठीक है। और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे वेरीफाई करती है उनके लाइसेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस को, कि जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रॉपर लाइसेंस के साथ दवा को मैन्युफैक्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको कौन वेरीफाई करता है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और सीडीएसओ क्या करता है, ये हमारा जो है जीएमपी और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को यहाँ पे देखता है। तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे किसी भी दवा के लिए हमें सीओपीपीपी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने होते हैं। तो सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर सबमिट करता है। अब उसके बाद यहाँ पे साइट मास्टर फाइल सबमिट करता है। देखो साइट मास्टर फाइल क्या है कि जो भी साइट है, यानी जो जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसका एक पूरा मास्टर फाइल, जहाँ पे उस साइट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, उसका क्या लेआउट है, डिजाइन है, वो सारी चीजें यहाँ पे इस मास्टर फाइल में मेंशन होती हैं। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, भाई किसी भी दवा को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर दिया जाता है, तो वो लाइसेंस की कॉपी भी चाहिए होती है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि जिन भी दवाओं के लिए हमें यहाँ पे सीओपीपीपी चाहिए, भाई जैसे एक बार में ना कंपनियां जो है बहुत सारी दवाएं भेजती हैं सीओपीपीपी के लिए, तो उन सभी दवाओं की लिस्ट चाहिए होती है, ठीक है, कि कौन कौन सी दवा के लिए आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर्स की भी एक लिस्ट चाहिए, ठीक है, जो कि उस दवा के लिए यूज की गई है, उस दवा का क्या स्टेबिलिटी डाटा है, और ठीक है, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं उसको मैन्युफैक्चर करते समय, और यहाँ पे इंडस्ट्री में कौन कौन से टेक्निकल स्टाफ इन्वॉल्वमेंट है, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है, अप्रूवल स्टेटस क्या है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लेआउट प्लान, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग का लेआउट कैसा है, उसमें क्लीन रूम कितने हैं, क्लासिफिकेशन कैसा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस वैलिडेशन। तो अब यहाँ पे मान लो कि ये हमारी एक ड्रग है, ठीक है, ये हमारी मान लो ये एक ड्रग है, तो इस ड्रग के कम से कम 3 अलग अलग बैच का, ठीक है, मान लो इसके मतलब कह सकते हो 3 अलग अलग बैच का एक वैलिडेशन होता है, ठीक है, प्रोसेस वैलिडेशन, कि ये जो दवा है, ठीक है, तो ये दवा जो जैसे भी ये दवा बनाई जा रही है, तो किस प्रोसेस के थ्रू बनाई जा रही है, उसको वैलिडेट करने के लिए हमारा यहाँ पे एक होता है प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है, रिकॉर्ड बनता है, तो उसको भी यहाँ पे सबमिट करना होता है। थोड़ा समझना प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है, कि जो भी प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो वैलिडेटेड है, मतलब वो सही तरीके से यहाँ पे यूज करके बनाई गई है, तो कम से कम 3 बैच का प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट हमें सबमिट करना होता है। उसके बाद हमारा वाटर सिस्टम, तो जो भी हमारा कह सकते हो वाटर का जो लेआउट है, ठीक है, तो एक मतलब कह सकते हो जो भी वाटर यहाँ पे यूज किया गया दवा को बनाने में, वो क्लीन वाटर यूज किया गया, उसका सर्कुलेशन कैसा रहा इंडस्ट्री में, तो उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम। देखो स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है, जैसे एक मैप टाइप का होता है, जैसे ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि कैसे वाटर ऐसे मतलब समझ लो सर्कुलेट हो रहा है, और कैसे यहाँ पे वाटर प्योरीफाइड वाटर यूज किया जा रहा है, तो ये सारी चीजों का एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है। उसके बाद यहाँ पे एक एचवीएसी सिस्टम होता है। देखो एचवीएसी हो गए भाई, भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात जा रहा। अच्छा अच्छा भाई दरवाजा बंद कर देना।
और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे मतलब उसका भी एक स्कीमेटिक डायग्राम। देखो स्कीमेटिक डायग्राम आप लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कुछ इस तरीके का हमारा एक मैपिंग डायग्राम टाइप का होता है, तो वो भी हमें देना होता है। उसके बाद अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई एक दवा है, अब उसका COPP सर्टिफिकेट अगर एक बार मिल जाता है तो ये 2 साल तक वैलिड रहता है, और 2 साल के बाद हमें दोबारा से रिन्यूअल कराना होता है। तो अगर मान लो हम लोग रिन्यूअल करा रहे हैं तो भाई 2 साल जब हम लोगों ने पहले लिया होगा तो इसको अच्छे से एक्सपोर्ट किया होगा ना, तो जो उसका एक्सपोर्ट डाटा है वो भी यहाँ पे देना होता है अगर हमें रीवैलिडेशन या फिर रिन्यूअल कराना होता है। तो ये हमारे कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें COPP के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे कंटेंट ऑफ COPP की बात करें तो एक टिपिकल, देखो यहाँ पे COPP में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। हमारा मैन्युफैक्चरर का नेम और एड्रेस मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका नेम और डोजेज फॉर्म मेंशन होती है। उसकी हमारी जो भी दवा है उसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज हुआ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है और किस डेट को यहाँ पे इशू हुआ है, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे मेंशन होती है। और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट होता है जो कि हमारा कंफर्म करता है कि जो भी प्रोडक्ट है कम से कम वो यहाँ पे जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, उसके अंदर तो यहाँ पे सेल के लिए यहाँ पे लाइसेंस है ही है। मतलब मान लो हम लोग यहाँ पे इंडिया से, ठीक है, मान लो अमेरिका में कोई दवा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम सबसे पहले वो इंडिया में सेल के लिए तो लाइसेंस होनी चाहिए, मतलब कि इंडिया में सेल करने के लिए उसको लाइसेंस मिला होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे GMP गाइडलाइंस और WHO GMP गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चर किया गया हो और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पे कंप्लाई करता हो। और उसके बाद लास्ट में हमें जो हमारा COPP डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके वैलिडिटी पीरियड कितना है, तो जनरली यहाँ पे 2 साल का होता है और जिस भी अथॉरिटी ने उसको इशू किया है, ठीक है, उसके सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, COPP में हमारी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी जो भी हमारा सर्टिफिकेट होता है उसमें ये सारी चीजें होती है और लास्ट में हमारा सिग्नेचर होता है और वैलिडिटी यहाँ पे मेंशन होती है। अब वैलिडिटी की बात करें तो जनरली यहाँ पे 2 साल की होती है, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरी भी कर सकती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पे जो है एक्सपायर होने के बाद हमें तुरंत उसका रिन्यूअल कराना होता है। और इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग किसी भी दवा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्री यहाँ पे मांगती है। GMP कंप्लायंस को इंश्योर करता है, रेगुलेटरी ट्रस्ट को बिल्ड करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को अश्योर करता है, रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करता है। मतलब अगर हमें अपनी दवा को बाहर रजिस्टर कराना है तो उसको भी सिंप्लीफाई करने का काम हमारा COPP भी करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग्स इन इंडिया के बारे में, कि यानी कि इंडिया में किस तरीके से न्यू ड्रग का जो है अप्रूवल होता है, तो हम लोगों ने देखो इसको ऑलरेडी ही देख लिया, यूनिट 3 में हमने देख लिया था, बस उसी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि किसी भी न्यू ड्रग का अप्रूवल अगर हम इंडिया में करना है तो CDSCO करती है ना। कंपनी तो सबसे पहले क्या होता है, देखो हम लोग यहाँ पे इसी चार्ट से समझ लेते हैं, इसको हमने वहां भी देखा था, अगर आपने ऑलरेडी देख लिया तो समझ गए होगे। सबसे पहले एप्लीकेंट क्या होता है, हमारा एक फॉर्म सबमिट करता है IND, यानी कि देखो जब ह्यूमन में टेस्टिंग स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले हमारा IND फॉर्म CDSCO को सबमिट किया जाता है। अब इसी के साथ साथ हमें एक और फॉर्म सबमिट करना होता है अपनी एथिकल कमेटी को, ठीक है, कि जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले वो एथिक्स के साथ करेंगे, यानी कुछ अनएथिकल काम हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हमें अप्रूवल चाहिए होता है CDSCO से और दूसरा अप्रूवल हमें चाहिए होता है एथिकल कमेटी से। तो एथिकल कमेटी से भी यहाँ पे मतलब अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि ऐसा जनरली अनएथिकल काम नहीं करते हैं। और CDSCO को सबसे पहले हम लोग IND फॉर्म फाइल करते हैं, ठीक है। तो IND का क्या होता है कि हमारा एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद यहाँ पे डिटेल रिव्यू करती है IND कमेटी, और यहाँ पे फिर हमारा DCGI को रिकमेंडेशन देती है कि यहाँ पे इसको अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और अगर यहाँ पे DCGI अप्रूव कर देता है तो फिर हमारा IND एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। अब जब एक बार IND एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। क्लिनिकल ट्रायल मतलब कि ह्यूमन में टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसके हमारे 3 फेज होते हैं, जब तीनों फेज यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फाइनली जो हमारा फेज 4 होता है, तो इस फेज 4 में हमारी दवा मार्केट में जानी होती है। लेकिन उससे पहले हमें अप्रूवल चाहिए होता है न्यू ड्रग का, ठीक है, NDA का। तो हम लोग NDA फाइल करते हैं, तो एक एप्लीकेशन हम लोग न्यू ड्रग के रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करते हैं जिसको हम लोग NDA बोलते हैं, और फिर NDA को हमारा DCGI रिव्यू करता है। अगर हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है तो फिर हमें लाइसेंस मिल जाता है और फाइनली हम लोग यहाँ पे दवा को इंडिया में जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में दवा हमारी चली जाती है। और अगर लाइसेंस नहीं मिलता है तो हमारा रिफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे किसी भी न्यू ड्रग को इंडिया में अप्रूवल मिलता है। बाकी वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अ कंपनी मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट लाइक IND टू स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल, आफ्टर सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल अ न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल टू गेट अप्रूवल फॉर सेल। फिर CDSCO हमारा सभी डाटा को रिव्यू करती है, अप्रूवल हमारा ग्रांट कर दिया जाता है अगर हमारा ड्रग जो है लीगल, साइंटिफिक और क्वालिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और पोस्ट अप्रूवल ऑफ फार्माकोविजिलेंस तब भी चलता रहता है, मतलब कि एक बार दवा मार्केट में चली भी गई
गई, तब भी यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस मतलब कि वो चलता रहता है कि दवा मार्केट में जाने के बाद भी नुकसान ना करे। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर हमारा दवा जो है IND फॉर्म के लिए जाती है, ठीक है, फिर IND अप्रूवल मिलता है तो फेज 1 फेज 2 फेज 3 होता है, फिर यहाँ पे हमारा फाइनली जो है NDA एप्लीकेशन फाइल करी जाती है, NDA अप्रूव भी हो जाती है तो फेज 4 में दवा चली जाती है। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग का क्वेश्चन इंडिया में बहुत डिटेल में आपसे आता है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को IND और NDA को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। और इन दोनों ही टॉपिक को हमने ऑलरेडी थर्ड यूनिट में कवर कर लिया है। तो अब यहाँ पे अगर आपने थर्ड यूनिट पढ़ी है तो IND और NDA के बारे में आपको आता ही होगा, तो इन दोनों चीजों को आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। और इस तरीके से हमारा यूनिट 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।